हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा। और हमारी एटा एडवांस टीम की ओर से जो वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप उनको कंटिन्यू देख रहे होंगे और उनको में आपको आनंद भी आ रहा होगा। ठीक है, आज हम जो आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो जो पॉलिटी का धुआं धुआं सीरीज लेक्चर चल रहे हैं उसी में अगला पार्ट लेके आए हैं। मौलिक अधिकारों को हमने ये देख लिया था कि मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 18 तक हम पढ़ चुके थे। आज उसी कड़ी में हम अगला आरंभ करेंगे जो दूसरा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बारे में बताएंगे। तो देखते हैं। पहले आज आपको नोट्स नहीं बना मिलेगा, आपको सीधे मैं बोर्ड पर समझाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना नोट्स बनाकर तैयार करना है। देखते हैं। उस दिन हमने पहला अधिकार समता अधिकार, ये हमने 14 से 18 अनुच्छेदों में इसको हम पढ़ चुके हैं। अगला है जो हमारा दूसरे नंबर का अधिकार, उसको आज हम पढ़ेंगे, जिसे हम स्वतंत्रता का अधिकार नाम देते हैं, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। ठीक है, ये दूसरा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन। अब देखो, इसमें थोड़ा जो क्रिटिकल है, समझने योग्य है, वो लगभग में तीनों ही आर्टिकल है और खास करके 19 वाला कुछ खास ही हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उसके बाद मूल आर्टिकल में या मूल संविधान में जो हमको स्वतंत्रताएं दी गई थी, उनकी संख्या कितनी थी? 7। तो मूल अनुच्छेद या मूल आर्टिकल 19 में जो मूल, ये हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 में जो वर्णित है मूल की संख्या कितनी थी? 7। और वर्तमान में कितनी बची है? वर्तमान में इनकी संख्या, स्वतंत्रताओं की संख्या अभी कितनी बची है? 6। ठीक है, देखो मैंने पीछे बताया था आपको कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, वो भी 7 थी। लेकिन मौलिक अधिकारों के साथ साथ मूल स्वतंत्रताएं भी दी गई थी आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में ही स्वतंत्रताएं भी दी गई, उनकी भी संख्या 7 थी। लेकिन जब संपत्ति का अधिकार खत्म हुआ तो वो संपत्ति का अधिकार एक स्वतंत्रता के रूप में 19 में भी पड़ा था, 19(4) में, उसको भी खत्म किया गया। तो अभी प्रेजेंट में जो स्वतंत्रताएं बची हैं, आर्टिकल 19 में जो वर्णन है वो स्वतंत्रताओं का वर्णन है। उनकी संख्या मूल रूप से 7 थी, लेकिन वर्तमान में इन्हीं स्वतंत्रताओं की संख्या कितनी रह गई है? 6 रह गई है। ठीक है, ये आर्टिकल 19 में थी जो स्वतंत्रताएं थी, आर्टिकल 19 में है। पहले 7 थी, अब 6 रह गई हैं। अब देखो, ये आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, एक एक बिंदु इसका समझाएंगे। अब हम बात करेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 19 वन की। 19 वन की अगर हम बात करें तो 19 वन में संयुक्त जो 6 स्वतंत्रताएं बची हुई हैं, उन्हीं स्वतंत्रताओं का संयुक्त रूप से एक साथ लिखा जाना। ठीक है, उन सारी स्वतंत्रताओं को, जो हमारी स्वतंत्रताएं बची हुई हैं, उन स्वतंत्रताओं को एक साथ संयुक्त रूप से लिखा जाना ही इस आर्टिकल में वर्णित है। ठीक है, जो वर्तमान में बची हुई है।
देखो अब ये हम इसको लिखा देंगे कौन कौन सी जो संयुक्त रूप से बोले इकट्ठा, अगर सारी स्वतंत्रताओं को, जैसे झंडा फहराने की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये एक है। उसके बाद एक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं घूमने की स्वतंत्रता, अगर इस 6 स्वतंत्रताओं को जो अभी प्रेजेंट में है उनको एक रूप एक साथ अगर पढ़ा जाए तो वो आर्टिकल 19 वन में ही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्वतंत्रताओं का संयुक्त रूप से वर्णन, संयुक्त रूप से वर्णन, ठीक है, एक साथ। अब जो स्वतंत्रताएं हैं, जो छह स्वतंत्रताएं हैं, वो एक साथ अगर पढ़ी जाएं तो 19 वन में है। अब प्रत्येक स्वतंत्रता को हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी स्वतंत्रता कैसे कैसे है। देखो 19 वन का, ठीक है, आर्टिकल 19 वन का जो का है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है वाक या विचार, वाक विचार या अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलना, विचार रखना, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना, ठीक है, कॉमा, ठीक है, इनका मतलब लगभग में एक ही है ये बात बोलना, विचार, अपने विचार प्रकट करना, अभिव्यक्ति। प्रेस मतलब मीडिया, ठीक है, और झंडा फहराने की स्वतंत्रता। ये देखो बात आप आर्टिकल 19 का के तहत ही आप बोल सकते हैं, मतलब आपका कोई विचार आपके मन में आ रहा है, किसी को भी लेकर, आपके मन में अगर शादी का ही विचार आ रहा है, किसी महिला से शादी करने का विचार आ रहा है, तो आपका ये अधिकार है कि आप उसके सामने अपना प्रस्ताव रखें। देखिए समझदार होनी चाहिए भैया, ठीक है। हाँ, किसी गांव की मतलब अनएजुकेटेड महिला के सामने अगर ये प्रस्ताव रख दिया तो आप ही समझे क्या होगा, ठीक है। तो ये बोलने का अधिकार आप किसी अधिकारी के सामने, देखा होगा आपने, अत्यधिक जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो एक सामान्य व्यक्ति को दबा लेते हैं, वो कहते ज्यादा कानून झाड़ता है, ठीक है। नहीं, हमें अपना अधिकार है, हम बोल सकते हैं, लेकिन लिमिट में, ऐसा नहीं है कुछ भी, लिमिट में बोल सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं किसी के सामने, ठीक है। अगला, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। प्रेस मतलब जो मीडिया को अधिकार मिला हुआ है, मीडिया किसी से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकती है, वो अधिकार है। झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ये वास्तव में 19 का में आरओ में शामिल नहीं था, इसे 2002 में नवीन जिंदल के इसमें मान्यता मिली। बना भारत संघ था, भारत संघ वाद था, उस वाद के तहत इसको क्या हुई, मान्यता मिली। किसको, झंडा फहराने की स्वतंत्रता पहले नहीं थी, लेकिन बाद में 2002 से इसको, नवीन जिंदल का एक केस हुआ, उस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हर नागरिक को झंडा फहराने का अधिकार। तो अब समझ में आया होगा आपको कि आर्टिकल 19 में क्या था, आर्टिकल 19 के वन में क्या था, अब आर्टिकल 19 के वन का क्लॉज में क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा वाला आर्टिकल 19
अनुच्छेद 19 वन का खा, 19 वन का खा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये है कि आप बिना शस्त्रों के साधारण तरीके से क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, सम्मेलन का मतलब आप धरना प्रदर्शन दे सकते हैं, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके साथ साथ कोई भी आप संयुक्त सम्मेलन कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन का मतलब आप समझ रहे हैं, लेकिन बिना शस्त्रों के। ऐसा नहीं है कि आपने एक रोड के चौराहे पर बैठ गए शस्त्रों के साथ, बंदूक या XYZ कोई भाला पाला या तलवारों के साथ, ये नहीं, बिना शस्त्रों के शांतिपूर्वक आप क्या कर सकते हैं, बिना युद्ध किए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, निरायुद्ध, निरायुद्ध, निरा का मतलब बिना, निरायुद्ध एवं शांति पूर्वक सम्मेलन का अधिकार, जैसे धरना प्रदर्शन। ठीक है, धरना प्रदर्शन, ये है आर्टिकल 19 खा में। अनुच्छेद वन का गा की बात करें, गा में, ठीक है, अनुच्छेद 19 गा में बात करें तो इसमें यह है कि आप किसी संगठन का गठन कर सकते हैं। ठीक है, किसी राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 गा के 19 वन के गा में क्या लिखा है, कौन सी स्वतंत्रता है आपको, आपको ये स्वतंत्रता दी गई है कि आप कोई संगठन गठित कर सकते हैं या राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं। इसी के तहत राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। संगम, इसमें क्या लिखा है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे राजनीतिक पार्टियों का गठन, राजनीतिक पार्टियों का गठन। ठीक है, या छात्र संगठन, ये जैसे। ठीक है, तो आर्टिकल 19 का, 19 खा, 19 गा। अब आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 वन के घा में, किसमें, घा में क्या लिखा है, घा में लिखा है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने या भ्रमण करने का अधिकार। देखो यहाँ पे आपको अधिकार दे दिया गया है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, लेकिन कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं जा सकते, जैसे कहीं सैनिक कार्य चल रहा है, ठीक है, सैनिक अभ्यास चल रहा है, या कोई एरिया ऐसा है प्रतिबंधित है, लेकिन आप वहां पहुंच जाएं कि नहीं भाई हमें तो जाना है क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक, तो आपको अधिकार तो दिया गया है, अधिकार दिया गया है आपको, लेकिन कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर। तो इसमें क्या है, भारत के किसी भी राज्य
क्षेत्र में घूमने या भ्रमण का अधिकार या भ्रमण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्र। लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद इसके तहत कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र या सैनिक जगहों को छोड़कर। ठीक है, ये है आर्टिकल 19 किसमें? घ में। घ में बाद में हम एक को इकट्ठा करके समझा देंगे एक बार। अगला हमारा अनुच्छेद जो 19 वन का अंगा है। कौन सा अंगा? उसमें क्या लिखा है? अनुच्छेद 19 अंगा में देखो क्या लिखा है। ये बात करता है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बस जाने का अधिकार। ठीक है, स्थायी रूप से बस जाने का। भारत के मतलब भारत का कोई भी राज्य क्षेत्र है, मानो मैं यूपी का रहने वाला हूं या आप यूपी के रहने वाले, आप गुजरात में काम करने गए, आप तमिल में काम करने गए नौकरी के लिए, आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन अब आपको वहीं अच्छा लग गया तो आराम से आप वहाँ स्थायी निवास स्थान कर सकते हैं अपना। ठीक है, ये बात करता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे निवास स्थान करने के लिए आपको किसी परमिशन लेनी नहीं, आपका मौलिक अधिकार है। आप पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं। एक अपवाद था, वो भी खत्म कर दिया गया, जम्मू कश्मीर राज्य। ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया। अब देखो अनुच्छेद 19 जहां में लिखा है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्थायी रूप से बस जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, स्थायी रूप से बस जाने। पहले जम्मू कश्मीर अपवाद था 2019 से, उसको भी खत्म कर दिया गया। अब भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप जाके आसानी से बस सकते हैं। ठीक है, निवास स्थान बना सकते हैं। 19 जो अनुच्छेद 19 वन का चा था, ये ही है जिसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जिसे आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। आपको मैंने पीछे भी पढ़ाया है, मौलिक अधिकारों की जब संख्या बताई थी हमने, तो वहां पे आपका जो आर्टिकल 31 था उसमें भी बताया था, और आर्टिकल वो अधिकार था, ये स्वतंत्रता है लगभग में। ठीक है, ये वो पूरे मौलिक अधिकारों के तहत थी। ये मौलिक अधिकारों में जो आपका एक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उसके तहत यहां पर भी संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार, आपकी संपत्ति का अधिकार से मतलब है आपकी जमीन है, ठीक है, आपकी चल संपत्ति है, आपकी अचल संपत्ति है। जैसे आपका बहुत बड़ा महल बना है, ठीक है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, ये सब संपत्ति तो है आपकी, आपकी जमीन है, ये सब संपत्ति तो है। तो इसमें क्या था? अनुच्छेद 4 में 19 बन के 4 में संपत्ति का अधिकार का अधिकार, सॉरी
संपत्ति की स्वतंत्रता। अधिकार लिख दो, कोई बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ स्वतंत्रताएं पढ़ रहे हैं ना, की स्वतंत्रता। ये किसमें था? आर्टिकल 19(4) में। लेकिन कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 44वां सीए 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये कब से? 19(4) है। अब क्या है? अब क्या है ये? निरसित। निरसित, निरसित का मतलब ये खाली पड़ा है। निरसित का मतलब ये क्या है? खाली पड़ा है। अब क्या है ये? खाली पड़ा। 19(4) खाली पड़ा है। तो 19(4) में पहले क्या था? संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था, हमको संपत्ति की स्वतंत्रता थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ और इसको 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब और इसे 300 का में रखकर एक विधिक अधिकार, विधिक अधिकार से तात्पर्य है मौलिक अधिकार नहीं रखा। रीजन था इसका, बहुत बड़ा रीजन था कि इसको संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। जैसे भूमि सुधार कानून लाए गए भारत में, आजादी के कुछ समय बाद 1950-51 में भूमि सुधार कानून लाए गए। तो उसमें ये देखा गया, ये लाए इसलिए गए थे कि कुछ जमींदार लोग थे, उनके पास लाख मतलब हजारियों बीघा जमीन थी, ठीक, और कुछ किसान थे, मजदूर वर्ग था, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं थी। तो जो जमींदार लोग थे, उन जमींदारों से जमीन लेकर किसको देना? जो मजदूर वर्ग है या जो खेतीहार हैं, इन पे बहुत कम नाम मात्र की या है ही नहीं बिल्कुल भूमि, उनको देना। इसलिए इसको लाया। आप जैसे ही किसी जमींदार से जमीन लेते, वो कहता है भाई हम क्यों दे दें, हमारा तो ये मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार आप छीन नहीं सकते, ठीक है। तो इस वजह से इसको मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब कानूनी अधिकार बना दिया गया तो लिख दिया गया कि अब हम जो जमीन है वो राज्य के अंडर में आ गई। राज्य जब चाहे तब कानून बनाकर आपकी जमीन को छीन सकता है आपसे, आपका अधिग्रहण कर सकता है। आर्टिकल 31C पढ़ाएंगे हम आगे, आर्टिकल 31C के तहत, बी के तहत, ठीक है, कभी भी अधिग्रहण कर सकता है, ठीक। अगला, ये 4 तक देख लिया हमने। अनुच्छेद 19 वन का छा, ठीक है, छा। इसमें क्या है? इसमें यह दिया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारत का नागरिक भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में अपनी आजीविका चलाने के लिए, मतलब अपना जीवन चलाने के लिए वो कहीं पर भी व्यापार कर सकता है, ठीक है, कोई सा भी व्यापार कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? आजीविका, आजीविका को चलाने के लिए व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता। तो ये है आर्टिकल 19 का खेल, पूरा आर्टिकल 19 का ये स्वतंत्रताएं थी, ठीक है। आर्टिकल 19 की यही स्वतंत्रताएं थी। और अब हम जो अपना अगला अधिकार इसी में पढ़ेंगे, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें अगला आर्टिकल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 20, आर्टिकल 20। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, 19 का को थोड़ा अच्छे से समझना। मैंने कहा 19, केवल 19 आर्टिकल आ जाए तो उसमें क्या लिखा है? केवल 19 आर्टिकल आ जाए तो उसमें ये लिखा आया है कि जो स्वतंत्रताएं व्यक्ति को मूल रूप से 7 दी गई थी, लेकिन बाद में कितनी रहेंगी? 6 रहेगी। तो 7 स्वतंत्रताओं का अधिकार था आर्टिकल 19 में। लेकिन 19(1) में उन जो बची हुई हैं 6 स्वतंत्रताएं, उन स्वतंत्रताओं का संयुक्त रूप से पढ़ना, मिलाकर एक साथ पढ़ना, तो आर्टिकल 19(1) में। अब एक एक स्वतंत्रता की बात करें तो वो आर्टिकल 19(1) के का, खा, गा, घा, घा, छ में उनका वर्णन है, ठीक है, छ में उनका वर्णन है।
अब देखो अगला हम पढ़ेंगे आप आर्टिकल 20, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। देखो थोड़ा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज तैयार हो जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करता है, कोई भी व्यक्ति यदि मेहनत करता है तो वो बहुत अच्छे से, ठीक है, सारी चीजों को तैयार कर सकता है। देखो मैं ही आपको बता दूं, जब मैंने कभी तैयारी शुरू की थी तो मैं मैथ बैकग्राउंड से था, ग्रेजुएशन मेरा मैथ से था। उसके बाद जब तैयारी में आया तो ये हम ये भी नहीं जानते थे पॉलिटी क्या है, ठीक है, और इतिहास भूगोल क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। हाँ मतलब ये विषय हैं ये तो जानते थे, लेकिन इनके अंदर जो चीजें हैं उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन मेहनत की, थोड़ा इंटरेस्ट आया इस चीज में, तो हमने और ज्यादा मेहनत की, और ज्यादा मेहनत की, बहुत अच्छे से चीजें। देखो बिल्कुल जीरो था मैं इसमें, जब हमने पहली बार जिस कोचिंग में आगरा पढ़ने गया था उस कोचिंग में ये देखा कि एक अध्यापक जी आए हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात कर रहे हैं कि तो इसमें 245, इसमें 550। तो अब हम ये समझ रहे थे ये कितने होशियार हैं, मतलब कितनी सब कुछ आता है इनको। हमको लोकसभा राज्यसभा की सीटें नहीं पता थी उस समय, ठीक। तो देखिए क्योंकि हमने पढ़ा था मैथ ग्रेजुएशन तक, केवल मैथ, साइंस बैकग्राउंड के, मैथ बैकग्राउंड के थे, तो वही पता ही नहीं था कुछ। हाँ बाद में पता पड़ा बहुत कुछ है, जीएस पढ़ने से बहुत कुछ प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप भी मेहनत करें अच्छे से। अनुच्छेद 20 की अगर हम बात करें, इसमें क्या है, ये आर्टिकल इंपोर्टेंट है, आराम से समझा देंगे। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये इसके 3 क्लॉज हैं, ठीक है, इसके 3 क्लॉज हैं, 3 क्लॉज। थोड़ा लेख बड़ा हो रहा होगा, देखो हम लेख जानबूझ के लिख रहे हैं क्योंकि हमारा लेख तो आप जानते ही हैं। आज आपको नोट्स यहीं से जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बना के देना, क्योंकि पैसे तो आपको नोट्स बना मिलता था, लेकिन आज जो नोट्स है आपको इसी तरह से बनाना है, इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, ठीक है। इसके 3 क्लॉज है, मतलब अनुच्छेद 20(1), 20(2), 20(3), ठीक है। ये कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध, मतलब आपने किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है, ठीक है, और उस अपराध के लिए अभी कानून कुछ है और कुछ समय बाद बदल जाए, तो उस व्यक्ति को जो सजा दी जाएगी वो अभी जो अपराध किया है इस समय जो कानून लागू उसके तहत। जैसे मान के चलिए पहला क्लॉज क्या कहता है, 20(1), आर्टिकल 20(1) क्या कहता है, अनुच्छेद 20(1) कहता है समय या परिस्थिति के आधार पर अपराध करने पर व्यक्ति को क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। इसका मतलब समझ लो, मान के चलो अभी किसी व्यक्ति ने आज किसी व्यक्ति का कोई मतलब कत्ल कर दिया, ठीक है, कत्ल कर दिया, तो उस व्यक्ति में कत्ल कर दिया अगर उसका, तो उसमें देखो क्या है, तो उसको आज जो सजा मिलेगी ना उसे, वो आज जो कानून लागू है उसके तहत मिलेगी। मानो एक कत्ल करने पर एक व्यक्ति को उम्र कैद होती है, उम्र कैद होती है, लेकिन अब आज किया है उसने 12 सितंबर 2023 को और 3 बजे किया है, 3 बजे किया है एक व्यक्ति का,
लेकिन इस 12 सितंबर 2023 तक 3 बजे तक उम्र कैद है एक कत्ल करने पर। अब यही कानून 3:05 पर बदल दिया गया। तो अब जो व्यक्ति ने कत्ल कर दिया है उसके लिए जो उम्र कैद है वो उम्र कैद रही, लेकिन अब जैसे 3:05 पर भारत का कानून बदल गया और ये हो गया कि अब जो व्यक्ति कत्ल करेगा उसे फांसी दी जाएगी। तो जिसने पहले जिसे उम्र कैद हुई थी क्या उसको फांसी हो जाएगी? अब नहीं होगी। क्यों? उसकी परिस्थिति उस समय कुछ और थी, उसका समय कुछ और था, लेकिन कानून कब बदला है? 3:05 पर। 5 मिनट पहले की उम्र उसने जो अपराध किया था तो उसी अपराध के उसी समय के तहत उसको क्या दी जाएगी? उम्र कैद की सजा दी जाएगी। ये है समय या परिस्थिति के आधार पर अपराध करने पर व्यक्ति को दंड मिले। अनुच्छेद 20(1) कहता है, अनुच्छेद 20(2) की अगर हम बात करें तो क्या है? एक अपराध के लिए एक ही दंड। ऐसा नहीं है मानो किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया उसके लिए डबल दंड दे दो, ऐसा नहीं है, ठीक है? या जो अपराध किया उसी अपराध के लिए उसे सजा दी जाए, डबल नहीं। दूसरा, अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 20(3) में लिखा है कि जो व्यक्ति है, मानो कोई भी व्यक्ति है, उसे स्वयं की गवाही के लिए मतलब स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है? ये 3 क्लॉज है। पहला, समय परिस्थिति के आधार पर उस व्यक्ति को सजा मिलना, दंड मिलना। दूसरा, एक जो दंड किया है, जितना दंड मतलब अपराध किया उसने उतना ही दंड मिलना, मतलब एक किया है तो एक दंड मिलना, एक अपराध किया तो एक दंड मिलना। तीसरा है हमारा स्वयं के विरुद्ध उस व्यक्ति को गवाही देने के, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ तू बोल जबरदस्ती, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसा हो जाता है जब सिचुएशन बिगड़ जाती है तो वहां मार पड़ती है, तो मार के समय व्यक्ति कभी कभी स्वयं के विरुद्ध भी डर की वजह से गवाही देने के लिए बाध्य हो जाता है, ठीक है? तो ये अधिकार है, ठीक है? यही था अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यही था। अगला इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 21, बहुत इंपोर्टेंट है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब नागरिक के जीवन जीने नागरिक के इसमें क्या है? नागरिक को अपनी इच्छानुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये है आर्टिकल 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब प्राण एवं दैहिक मतलब हमारे प्राणों या बॉडी या पूरे शरीर को
अपने इच्छा अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, हमारे प्राणों को कोई दिक्कत ना जाए। जैसे हमें स्वच्छ वातावरण चाहिए, हमें मनपसंद की शादी करना चाहिए, जीवन का अधिकार है, मनपसंद की शादी का अधिकार है। अब दूसरा है हमारा स्वच्छ वातावरण। स्वच्छ वातावरण, निजता का अधिकार, मतलब हम जो करना चाह रहे हैं वो कर सकें। लेकिन इसमें ऐसा मत सोच लेना कि मरने का अधिकार, मृत्यु दंड का अधिकार, मतलब सुसाइड करने का अधिकार नहीं है आपको। निजता का अधिकार है, शादी, अपने मनपसंद की शादी करने का अधिकार है, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है आपको। तो अब आप कैसे जीना चाह रहे हैं? सिंपल तरीके से जीना चाह रहे हैं, पीकर जीना चाह रहे हैं, ठीक है, अब कैसे भी जीना चाह रहे हैं वो आपका अधिकार है। लेकिन ये प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको मरने का अधिकार नहीं देता है। मानो आप सुसाइड करने गए और सुसाइड करते समय किसी कारण आप बच गए, तो बेटा पुलिस बहुत मारेगी आपको, या जो बचाएंगे आपको वही पहले कूट देंगे। ठीक है, तो मरने का अधिकार नहीं है। तो जीवन जीने का अधिकार, जैसे मैंने बता दिया आपको, निजता का अधिकार है, कोई कार्य करना चाहते हैं आप, निजता क्या है, कोई कार्य करना चाहते हैं आप, अपना खुद उस कार्य को संचालित कर सकते हैं। स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है आपको, किस तरह से जीवन शैली अपनी चलाना चाहते हैं उस तरह का अधिकार है, अपने मन पसंद की शादी करने का अधिकार। ठीक है, आप जीवन से संबंधित कोई भी आ जाए वो आर्टिकल 19 ही, बहुत सारे क्लॉज हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 21 का। ठीक है, आर्टिकल 21 का की। ठीक है, 21 का के बारे में हम देखते हैं। देखो 21 का में क्या है, ये वो अधिकार है, पहले कभी ये डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था, ये मौलिक अधिकार नहीं था, मूल रूप से ये मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में इसको कौन सा संविधान संशोधन हुआ, देखो पहले इसमें है क्या, ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें राज्य निःशुल्क जो अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जा रही है, वो उनको प्राप्त कराई जाए। ठीक है, ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है बच्चों का। ठीक है, तो ये क्या है, ये कब शामिल किया गया, 86वां सीए। सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत इसे कहां से, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों से उठाकर कहां पे शामिल किया गया, मौलिक अधिकारों में, मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। और इसमें है क्या, इसमें क्या है, इसमें वो है जो 6 से 14 वर्ष आयु के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य या माता पिता प्राप्त कराएं, ये उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है, कौन सी संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन। ये कई बार पूछा भी गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है, तो आप आसानी, देखो हर आर्टिकल को बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं आप, और ईमानदारी से अगर पढ़ाई करेंगे आप कभी हार नहीं सकते, इतना हम बता रहे हैं। ईमानदारी से की हुई मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी आपकी, एक एक आर्टिकल आपको रट जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल, हाँ थोड़ा, अब हम अपने आर्टिकल 22 पढ़ाने से पहले आप जो हमारे ऑफलाइन बैच चल रहे हैं उनके बारे में मैं समझाना भूल गया हूँ, अब फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ जो ऑफलाइन बैच चल रहे हैं एटा एडवांस पर मॉर्निंग,
मॉर्निंग में जो हमारे बैच चल रहे हैं उनमें मॉर्निंग में 7 से 10 बजे तक, 7 से 10 बजे तक किसका, आर ओ, ए आर ओ, पीसीएस, पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर अभी बैच रनिंग में है। फिर 9 से 12 बजे तक 2 बैच यूपी पुलिस, यूपीपी मतलब यूपी पुलिस का 2 बैच आरंभ हैं शाम को। शाम की अगर हम बात करें 3 से 6 बजे तक, ये हमारे एटा एडवांस पर पुलिस के लिए ही, पुलिस यूपी पुलिस के लिए ही बैच रनिंग में है। और सेम टाइम पर आपका जो हमारा सेंटर है जयखरा में, वहां पर भी सेम टाइम पर, वहाँ पीसीएस का बैच नहीं है, बाद बाकी पुलिस के जीडी के बैच वहां पर भी आरंभ है, जो एडवांस जैत्रा में सेंटर है उस पर। ठीक है, तो देखते हैं अब हम 22 आर्टिकल 22 की बात करेंगे, अनुच्छेद 22 की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें है गिरफ्तारी से बचाव हेतु। ठीक है, गिरफ्तारी से बचाव हेतु या गिरफ्तारी के निवारण से संबंधित, गिरफ्तारी के निवारण हेतु वो था 2 सिद्धि के संबंध में, ये है गिरफ्तारी से बचाव है। देखो इसमें भी 2 क्लॉज हैं, दोनों क्लॉजों को हम पहले आपको बता दे रहे हैं। किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, अभी ये जीडी में शायद क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा आर्टिकल गिरफ्तारी से बचाव की बात करता है, सीधा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था कि कौन सा आर्टिकल गिरफ्तारी से बचाव की बात करता है। तो इसमें ये बताया जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है ना, तो उसके गिरफ्तार करने का उसे कारण बताया जाएगा, तब गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो अगला क्लॉज है, इसमें यह भी बताया जाता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर उसे 24 घंटे के अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जज होते हैं, उनके सामने उन्हें पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर। लेकिन उस समय में 2 कंडीशन है, यात्रा के समय को शामिल नहीं किया जाता है, बाद बाकी के अवकाश के समय को शामिल कर लिया जाता है। जैसे आज किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और कल आज ही 4 बजे गिरफ्तार हो गया और कल शाम को, आज शनिवार है, कल संडे है, तो कल की अवकाश है, या कोई वैसे हमारा राष्ट्रीय छुट्टी है, किसी कारणवश सारे सरकारी जो हमारे विभाग हैं वो बंद हैं, उस दिन मजिस्ट्रेट साहब भी नहीं आ पा रहे हैं, तो छुट्टी के दिन ही उस अपराधी को मजिस्ट्रेट साहब के घर पर ले जाकर पेशी कराई जाती है। ठीक है, तो इसमें यात्रा के समय को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन अवकाश के समय को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, अवकाश के समय। तो इसके 2 क्लॉज हैं। 22(1) में क्या है, व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर गिरफ्तारी का क्या बताना होगा, कारण बताना होगा। दूसरा जो क्लॉज है हमारा 22, अनुच्छेद 22(2), इसमें क्या कह रहा है कि 24 घंटे गिरफ्तार कर भी लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को किसके समक्ष, मेट्रोपॉलिटन जज, मजिस्ट्रेट जज के सम्मुख क्या करना होगा, पेश करना होगा। लेकिन इसमें कौन कौन सी चीजें नहीं शामिल की जाएंगी, देखो यात्रा का समय क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर मान के चलिए अवकाश है, तो
अवकाश को क्या कर लिया जाता है, अवकाश को छोड़ा नहीं जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। मतलब अवकाश के दिन भी क्या की जाएगी, पेशी की जाएगी। ठीक है, अवकाश को जोड़ लिया जाता है, यात्रा के समय में छोड़ दिया जाता है। ठीक, ये हमारा दूसरा अधिकार था जो स्वतंत्रता का अधिकार, वो कंप्लीट हो गया। एक बार आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हमारे छोटे छोटे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं पर ज्यादा बड़े नहीं हैं। अब तीसरा अधिकार की अगर हम बात करें, वो क्या है, तीसरा अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अधिकार ये क्या है, ये आर्टिकल कहां से कहां तक है, 23 और 24, दो आर्टिकलों में वर्णित है। 23 और 24। शोषण का मतलब क्या है, पहले नंबर यहां समझ लो, अपने यहाँ पूरा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। शोषण का मतलब है किसी का हिरासमेंट। हिरासमेंट का मतलब एक गरीब व्यक्ति है, ठीक है, मजदूर व्यक्ति है, गरीब नहीं, एक मजदूर व्यक्ति है, मानो वो आज काम करने आया है, ठीक है, काम करने आया है और आज उसको काम नहीं मिला कहीं, लेकिन अचानक से आप गए और उसको बोले भैया हमारे यहाँ काम है, तो वहां से तो आप ले आए उसको। वो रोजाना मजदूर काम करता था 8 घंटे, कितना, 8 घंटे काम करता था, तो उसे 500 रुपए मिलते थे। लेकिन आज वो व्यक्ति भटक रहा था, आप गए और आप बोले उससे कि देखो आप हमारे यहाँ काम पे चलिए, और उसको भी जरूरत है काम पर जाने की, तो वो आ गया आपके साथ। अब आने के बाद आपने क्या किया, उससे 10 घंटे तो काम करवाया और रुपए उसको 500 की जगह 400 दिए। तो देखो आपने क्या करवा लिया, 2 घंटे काम भी ज्यादा करवा लिया और रुपए भी कम दिए, तो उसका क्या हुआ, शोषण हुआ। ठीक है, उसका क्या हुआ, शोषण हुआ। या आपने किसी को बंदी बना लिया, जबरदस्ती बंदी बनाकर आप उससे मार कर पीट कर रोजाना कुछ गलत काम करवा रहे हैं या काम ही करवा रहे हैं उससे, तो वो भी क्या है, शोषण है। वो भी क्या है, शोषण है। तो ठीक है, तो शोषण का मतलब ये है। तो देखो इसमें क्या है, अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 में है बलात् श्रम। बलात् श्रम कौमा बंधुआ मजदूरी दूरी आदि पर रोक। या बलात् श्रम का मतलब बलपूर्वक अगर आप किसी से काम करा रहे हैं, जबरन काम करा रहे हैं, उस पर रोक है। ठीक है, यही शोषण का बचाव है। दूसरा भाई, और यहाँ बच्चों का, बच्चों से भी आप कार्य करा रहे हैं तब भी उनका शोषण है। ठीक है, बच्चों से अगर काम करा रहे हैं तब भी उनका शोषण है। बच्चों से भी कार्य ना कराएं, बलपूर्वक कार्य ना कराएं। और दूसरा ये है भाई, बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य। ठीक है, बंधुआ मजदूर का मतलब होता है कि आपने किसी को कैद कर लिया और उससे जबरन काम किया कराए जा रहे हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 24 में क्या है, 24 में ये है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के कौन है, बच्चे, उन पर कहां पे, कारखानों में, कारखाना मतलब फैक्ट्रियों में काम पर रोक। मतलब वो फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे। जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 24 आर्टिकल कहता है कि बच्चे लोग काम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में बच्चे कार्य कर सकते हैं, लेकिन कारखानों में नहीं करेंगे। वो कहाँ पे करेंगे, हथकरघा उद्योग में, हैंडलूम। कहाँ पे करेंगे, हथकरघा या कुटीर उद्योगों में। कुटीर उद्योगों में बच्चे कार्य कर सकते हैं। जैसे मान के चलो किसी के घर पर 4 मेंबर हैं, एक माता पिता, 2 छोटे भाई। अब एक छोटा भाई है 11 साल का, 2 माता पिता दोनों बीमार पड़े हुए हैं। अब जीविका नहीं चल रही है घर की, छोटा भाई इतना छोटा ही है वो, तो
तो 11 साल का बच्चा है, अगर वो काम करना चाहता है जीविका चलाने के लिए, किसी मतलब वो बीमार पड़ गए उनके माता पिता उस बच्चे के, तो उनकी जीविका चलाने के लिए, दवाई के लिए पैसों की जो जरूरत होगी, तो बच्चा क्या करेगा, हथकरघा उद्योगों में काम कर सकता है। ये है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, वो होगा हमारा चौथा। 3 पढ़ चुके हम मौलिक अधिकार, चौथा क्या है हमारा, धार्मिक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। किसकी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां से कहां तक है, 25 से 28। ये कहां से कहां तक है, 25 से 28। तो अनुच्छेद 25 में क्या है, अनुच्छेद 25, जल्दी हम बता दे रहे हैं, कोई नहीं, देखो इजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इजी है, ठीक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में है कोई भी व्यक्ति किसी भी अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधिकार से मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को, भारत में जितने धर्म हैं उन धर्म को, किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, छूट है उसके लिए, उसका मौलिक अधिकार है। वो हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, सिख